आज एक बार फिर हम लोग CSIR नेट के प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं और इस सेशन में इस टॉक में हम लोग इस बात पर भी फोकस करेंगे कि CSIR पिछले 10 साल में कैसे प्रॉब्लम फॉर्म कर रहा है, इस तरीके हम प्रॉब्लम के पैटर्न को भी ट्रेस कर सकें, ऐसा हम कोशिश करेंगे। हमेशा की तरह इस बार भी हमारे बातचीत का जो हिस्सा 4 हिस्सों में डिवाइड होगा हमारा पूरा टॉक। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि जो प्रॉब्लम आपके सामने दी जाए उसमें से गिवन इन्फॉर्मेशन का एक्सट्रैक्शन किया जा सके ईजी लैंग्वेज में। कई बार स्टूडेंट्स इस फेज में होते हैं कि प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आ रही है, वर्ड्स मैथमेटिकल वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम गिवन इन्फॉर्मेशन, प्रॉब्लम से गिवन इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स के लिए इजीली एक्सेसिबल लैंग्वेज में, ईजी लैंग्वेज में। सेकेंड स्टेप होगा हमारे बातचीत का, जिसमें हम सर्च करेंगे कि सेंट्रल टॉपिक क्या है। आखिर CSIR की इस प्रॉब्लम में काउंटेबिलिटी पे बात कर रहा है, सेट थ्योरी पे बात कर रहा है, नंबर थ्योरी पे बात कर रहा है, आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सेकेंड पार्ट में हम इस पर बात करेंगे। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट टॉक का ये होगा कि जब स्टूडेंट इस फेज में होता है कि उसको प्रॉब्लम समझ में आ रहा है और क्या सर्च करना है ये भी समझ में आ रहा है, फिर भी प्रॉब्लम नहीं हो पाता उससे। क्यों? क्योंकि उस समय आपकी मेमोरी साथ नहीं देती, यानी कि आपको उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज याद नहीं है। आपको ऑब्जेक्टिव भी पता है, सेंट्रल पॉइंट भी आपने ढूंढ लिया कि किस टॉपिक पे बात करनी है, और एक्सट्रैक्शन भी इन्फॉर्मेशन का हो गया। तो मेमोरी एंड लॉजिक बॉक्स में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की और उनको लॉजिकली फिट करके आंसर की तरफ बढ़ेंगे। चौथी और लास्ट पार्ट जो अपने टॉक का होगा वो होगा लर्निंग ऑफ द टॉक, यानी कि इस प्रॉब्लम को जस्ट हमने सॉल्व ही नहीं किया बल्कि उससे सीखा कि उसमें से क्या चीज़ें आपको मेमोराइज रखनी थी जो आपको नहीं थी। तो आगे से ऐसी प्रॉब्लम्स को डील करते हुए उन प्रॉपर्टीज़ को हम याद रखें। तो सबसे अंतिम हिस्से में हम उन प्रॉपर्टीज़ को रिकॉल करेंगे कि इस प्रॉब्लम के द्वारा हमने क्या क्या सीखा। हेलो एवरीवन, तो आज की प्रॉब्लम है अपने सामने 2017 दिसंबर साइकिल का प्रॉब्लम है CSIR नेट का। MCQ पैटर्न है, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं ये जो आपके सामने आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं, देन आफ्टर अपनी एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग हम सोल्यूशन प्रोसीड करेंगे और कोशिश करेंगे कि पूरे सोल्यूशन को कंप्लीट करने के बाद हम कुछ सीख सकें इस प्रॉब्लम से। ओके, देन लेट्स प्रोसीड। हमारे पास प्रॉब्लम है लेट जेड डिनोट द सेट ऑफ इंटीजर्स। एज यूजुअल वैसे भी जेड आपका जो है ये सेट ऑफ इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है, बट यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दी गई है। वेरी नाइस। जेड आपका सेट ऑफ इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है और एक और सेट इन्होंने कंस्ट्रक्ट करा है, जेड सबस्क्रिप्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दिया है। इसको ये डिफाइन करेंगे कि कहना क्या चाह रहे हैं। जेड तो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है बट सबस्क्रिप्ट में ग्रेटर देन 0 इन्होंने लिखा है, तो ये डिफाइन कर रहे हैं इसको अलग से कि ये डिनोट करता है सेट, ऐसे सेट को जिसमें 0 1 2 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं। कहने का मतलब ये है कि इंटीजर्स का ही कलेक्शन है, पॉजिटिव इंटीजर्स का कलेक्शन है अलॉन्ग विद 0। पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 0 के साथ ही ये आपका सेट इन्होंने डिफाइन कर दिया। अब एक मैप डिफाइन कर रहे हैं, कंसीडर द मैप एफ सच दैट ये डोमेन में कार्टेशियन प्रोडक्ट है दो सेट का, यानी कि डबलेट के फॉर्मेट में इनपुट दिए जाएंगे आपके मैप में। अच्छा, जो मैं PYQ सीरीज कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्ड्स ज़्यादातर मैं डाइल्यूट कर देता हूँ, लेकिन जो वर्ड्स फिर भी नहीं समझ में आते आप कमेंट कर सकते हैं उसके लिए। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक पड़ा, आप वहाँ भी ज्वाइन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे। तो फंक्शन के लिए डोमेन आपका डबलेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे डबलेट के फॉर्मेट में लिए जाएंगे। जैसे A क्रॉस B डिफाइन करते हैं आप कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो A कॉमा B के फॉर्मेट में यहाँ के एलिमेंट्स होते हैं सच दैट आपका A बिलोंग करता है पहले वाले सेट को, B बिलोंग करता है दूसरे वाले सेट को। तो ऐसे Z सबस्क्रिप्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये पॉजिटिव इंटीजर्स अलॉन्ग विद 0 वाला सेट आपका है, और ये Z नॉर्मल इंटीजर्स का सेट है। इन दोनों के डबलेट्स लिए जाएंगे एज ए इनपुट, और आउटपुट आपका कहाँ जा रहा है, इंटीजर्स में, यानी कि एक इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्लोर सीलिंग में ना कंफ्यूज होइएगा, ये ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू इंटीजर्स में ये आउटपुट दे रहा है आपको। डिफाइन इस तरीके है कि f के अंदर अगर mn, हमने बोला था ना डबलेट के फॉर्मेट पे जाएंगे, तो ये mn ऐसे डबलेट के फॉर्मेट में इनपुट लेगा। m आपका होगा इस वाले जेड सबस्क्रिप्ट ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स अलॉन्ग विद 0 वाले सेट से, और n आपका होगा ये इंटीजर से। आउटपुट में ये क्या देंगे, इनके फॉर्मेट क्या है मशीन का, 2m मल्टीप्लाई बाई 2n+1, ये इनका फॉर्मेट है। ऐसे डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन को। तो CSIR पूछना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन है कि देन द मैप f इज, ऑप्शंस देख के आइडिया लगेगा आपको सेंट्रल थीम का कि किस टॉपिक पे बात करनी है। ऑप्शन ए है कि क्या ये ऑन टू सर्जेक्टिव, सर्जेक्शन ऑन टू का ही नाम है, फेमस नेम है 11 ऑन टू, और लिटरेचर में सर्जेक्शन और 11 को इंजेक्शन बोल देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में दोनों नाम लिख दिए हैं।
पहला ऑप्शन है कि ये f जो फंक्शन इन्होंने डिफाइन करा है ये ऑन टू है और 1 1 है। दूसरा ऑप्शन बी है कि ये 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। तीसरा ऑप्शन है कि बोथ 1 1 एंड ऑन टू है, और जब 1 1 ऑन टू दोनों होता है तो उसको बाइजेक्शन बोलते हैं, हालांकि यहाँ नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। तीसरा ऑप्शन सी है कि 1 1 और ऑन टू दोनों हैं, और चौथा ऑप्शन है नाइदर 1 1 और ऑन टू, मतलब ना तो ये फंक्शन 1 1 है ना तो ऑन टू है। तो चारों ऑप्शंस को और पूरे प्रॉब्लम को देखने के बाद ये तो क्लियर है कि सेंट्रल थीम जो है CSIR बात करना चाह रहा है इस प्रॉब्लम के थ्रू कि किसी भी फंक्शन की सर्जेक्शन इंजेक्शन यानी कि 1 1 ऑन टू चेक करना आपको आता है कि नहीं आता। मेन ऑब्जेक्टिव यही है। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को रीड करूंगा। ऑप्शंस को देख के सेंट्रल थीम तो क्लियर है कि हमको बात करनी है इंजेक्शन सर्जेक्शन पे एक फंक्शन की। फंक्शन को ज़रा एक बार फिर से बात कर लेते हैं। फंक्शन आपका डोमेन जो है उसका वो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है दो सेट का, तो डबलेट के फॉर्मेट में यानी ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में आपके इनपुट जाएंगे। आउटपुट में आपका जो कोडोमेन का सेट है वो सिंगल इंटीजर्स का सेट है, तो आउटपुट आपको यानी कि वो ऑर्डर्ड पेयर को mn को लेगा इनपुट में और प्रोसेस करके आपको आउट में सिंगल इंटीजर देगा। और प्रोसेसिंग का जो रूल है वो ये है कि 2m.2n+1 के फॉर्मेट में करेगा। तो फंक्शन की बात करनी है कि भैया ये 1 1 है ऑन टू है कि नहीं है। चार ऑप्शन उसी से रिलेटेड हैं। तो अब यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी गिवन इन्फॉर्मेशन, तो मैंने आपको बता दी। सेंट्रल टॉपिक भी आपने देख लिया, 2017 की MCQ प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। तो गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने ऊपर क्लियर कर दी। इंजेक्शन और सर्जेक्शन की बात करनी है। अब तीसरा और सबसे अहम हिस्सा हमारी टॉक का कि मेमोरी एंड लॉजिक बॉक्स। प्रॉब्लम में इंजेक्शन और सर्जेक्शन की बात करनी है, और अगर आप इंजेक्शन सर्जेक्शन जानते ही नहीं है तो फिर डिब्बा गोल है, प्रॉब्लम छोड़ दीजिए, फिर पेपर टाइम में यही कर सकते हैं आप। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है फिर भी कुछ नहीं कर सकते। चलिए मैं इंजेक्शन और सर्जेक्शन आपके लिए डिफ़ाइन करता हूँ और कुछ इस तरीके उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करता हूँ कि उसका यूज करके आप प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाएँ। और स्टार्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा की तरह याद रखनी है। तो ये कोर इन्फॉर्मेशन है कि अगर कोई भी फंक्शन डोमेन A से डोमेन B पे है, कोडोमेन B A से B पे अगर कोई फंक्शन डिफाइंड है तो वो 1 1 कहा जाएगा। इसका ही एक नाम है इंजेक्शन। वो इंजेक्शन कहा जाएगा इफ़ फॉर एवरी x1 x2 इन डोमेन सच दैट इफ़ fx1 इक्वल्स टू fx2, अगर इमेजेज की अगर उनके एलिमेंट्स की इमेजेज इक्वल हैं तो वो एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। अगर f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 है तो ये इम्प्लाई करे कि x1 इक्वल्स टू x2 है। अगर सीधी भाषा में इसको बोलें तो कोई भी फंक्शन जो कि डोमेन सेट A से कोडोमेन सेट B पे डिफाइन किया गया है वो 1 1 फंक्शन होता है। अगर डोमेन के हर दो पॉइंट के लिए, डोमेन की किसी भी दो रेंडमली सिलेक्टेड पॉइंट्स के लिए अगर उन पॉइंट्स की इमेजेज f इमेजेज बराबर हैं तो वो पॉइंट्स भी बराबर होने चाहिए, तो आपका वो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। जल्दी से ऑन टू भी डिफाइन कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि अपनी प्रॉब्लम में हम इस डेफिनीशन का यूज करके कैसे प्रोसीड कर सकते हैं कि आपका फंक्शन जो इंटीजर्स के डबलेट यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से इंटीजर पर डिफाइन किया गया है वो आपका 1 1 ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू क्या है कि अगर कोई भी फंक्शन A से B पे डिफाइंड है सच दैट y इक्वल्स टू एफ एक्स, आप डिफाइन करते हैं ना कि एफ एक्स इक्वल्स टू ये समथिंग, जैसे ऊपर डिफाइन करा है, मैं ऊपर जो गिवन प्रॉब्लम है उसी की बात कर लूँ तो वहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर एज इनपुट दिया और वो 2m.2n+1 समथिंग लाइक दिस डिफाइन था। तो ये एक प्रोसेसिंग होती है ना कि आप रूल क्या है कैसे करेंगे। तो किसी भी फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स अगर A to B है आपका और x आपके डोमेन के एलिमेंट है तो ऐसे आप डिफाइन करते हो एफ एक्स इक्वल टू समथिंग, और जो भी कुछ आता है आपका वो कोडोमेन का एलिमेंट होता है तो उसको y से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो y इक्वल टू एफ एक्स आप लिख सकते हैं। तो अगर कोई भी फंक्शन A से B में है सच दैट y इक्वल टू एफ एक्स तो ये ऑन टू कहलाएगा यानी कि सर्जेक्टिव कहलाएगा अगर हर एक y के लिए यानी कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए देयर मस्ट एग्जिस्ट x1 इन A सच दैट एफ x1 इक्वल टू y1। अगर सीधी भाषा में बात करें तो कोई भी फंक्शन A से B आपका सर्जेक्टिव यानी कि ऑन टू फंक्शन कहलाएगा अगर हर एक कोडोमेन के एलिमेंट के लिए डोमेन में उसकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करे। मैं बहुत क्लेरिफाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि प्लेलिस्ट ऑलरेडी पड़ी हुई है लेक्चर सीरीज की, उसमें देख सकते हैं आप इन कॉन्सेप्ट्स को। अब चलिए देखते हैं कि इन दोनों डेफिनेशंस को 1 1 ऑन टू पे बात करनी थी। 1 1 ऑन टू की जो कोर प्राइमरी डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पे रिवाइज कर दी। अब ज़रा चेक करते हैं कि इसका यूज करके कैसे आप 1 1 और ऑन टू सोच सकते हैं। 1 1 के लिए बोला था कि किसी भी दो एलिमेंट के लिए अगर इमेजेज बराबर हैं तो एलिमेंट बराबर होना चाहिए। तो ज़रा देखते हैं। नाउ लेट्स चेक इंजेक्शन ऑफ f
अपना एफ जो गिवन प्रॉब्लम में है। तो अपना एफ जो था वो जेड सब स्क्रिप्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो यानी पॉजिटिव इंटीजर्स अलॉन्ग विद जीरो के कार्टेशियन प्रोडक्ट जेड से जेड पे डिफाइन था। ठीक, तो m कॉमा n ऑर्डर पेयर में इनपुट लेंगे। मान लीजिए m1 n1 और m2 n2 दो ऑर्डर्ड पेयर यानी कि दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लेने हैं ना डोमेन से, और फिर उनकी इमेज बराबर करके देखना है कि क्या वो खुद भी बराबर हैं। तो एफ ऑफ m1 n1 इक्वल टू एफ ऑफ n2 n2 हम मानते हैं और चेक करते हैं कि क्या ऑर्डर्ड पेयर m1 n1 m2 n2 के बराबर है। अगर ऐसा है तो हमारा फंक्शन 1 1 हो जाएगा और फिर हम ऑप्शन में टटोलेंगे, बैठ के सर्च करेंगे कि 1 1 किसके साथ है। ठीक, तो देखते हैं। हमारा फंक्शन डिफाइन था 2 रेज टू द पावर m डॉट 2n+1 फॉर्मेट में, तो हमने m1 n1 इनपुट दिया तो 2 रेज टू पावर m1 2n1+1 हो जाएगा। RHS में 2 रेज टू पावर m2 2n2+1 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो m2 को इधर आप लाएंगे 2 रेज टू पावर m1 माइनस m2 हो जाएगा। 2n1+1 को इधर लाएंगे डिनोमिनेटर में हो जाएगा RHS में। अब यहाँ पे एक अजम्पशन है कि अगर हम m1 m2 को कुछ देर के लिए फॉर अ मोमेंट इक्वल मान लें, दो केसेज अराइज होते हैं कि m1 m2 बराबर हैं और बराबर नहीं हैं, तो दोनों हम डिस्कस करेंगे। पहले हम ये मान लेते हैं कि m1 m2 अगर इक्वल है तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 0 और किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, तो LHS में 1 आ गया। फिर ये हो जाएगा 2n2/1 2n2+1 अपॉन 2n1+1 और इसको प्रोसीड करेंगे हम तो n1 इक्वल टू n2 आ जाएगा और m1 m2 को हमने इक्वल माना है कुछ देर के लिए। तो इस पर्टिकुलर केस में जब आप m1 m2 को इक्वल मान रहे हैं, n1 n2 आपको इक्वल मिल ही रहा है, तो इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर m1 n1 इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर m2 n2। तो अगर इमेजेज उनकी बराबर थी तो वो एलिमेंट्स भी बराबर इस पर्टिकुलर केस में आए जब आपने m1 को m2 के बराबर माना। लेकिन केस हो उसकी बात तो क्वेश्चन में ऐसी कुछ बोली नहीं है, तो m1 m2 के बराबर जब नहीं होगा तो उसकी भी बात हम कर लें और फिर भी अगर ऑर्डर्ड पेयर इक्वल आ रहा है तो फाइनली हम बोल पाएंगे कि 1 1 है। तो चलिए m1 को m2 के बराबर नहीं लेते हैं, m1 m2 के बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो दो नंबर्स को जब आप माइनस एक दूसरे से करेंगे और वो इक्वल नहीं है तो जीरो नहीं आएगा, कुछ नॉन जीरो एलिमेंट आएगा। मान लीजिए कोई k आएगा। m1 m2 ये आपके क्या है, ये इंटीजर्स हैं। m1 m2 आपके इंटीजर्स हैं और आप बोल रहे हैं कि ये इक्वल नहीं है, तो इनका डिफरेंस भी कोई इंटीजर ही आएगा। मान लीजिए वो इंटीजर k है। यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। ये वर्ड जब भी किसी बुक में या कहीं आता था तो मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज होता था क्योंकि मुझे नहीं पता होता था कि ये विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी WLOG का क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि हम एक जनरल टॉक कर रहे हैं। जब हम प्रूफ कोई कर रहे होते हैं ना तो हम जनरलिटी में प्रूफ करते हैं XYZ के लिए, वेरिएबल्स के लिए, और फिर उसको एक पर्टिकुलर केस में हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे m1 m2 दो इंटीजर्स हैं, हम नहीं जानते वो दो इंटीजर्स क्या हैं, लेकिन ये बात पक्की है कि अगर वो इक्वल नहीं है तो उनका डिफरेंस नॉन जीरो आएगा और वो डिफरेंस क्या आएगा हम नहीं जानते। तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी अगर हम एक k ले लें, हम ये तो बोल नहीं रहे कि m1 m2 का डिफरेंस जो है वो 2 आएगा 5 आएगा, हमने k ले लिया कोई, तो जनरलिटी का कोई लॉस नहीं है, यानी कि बात अभी भी हम जनरल सेंस में कर रहे हैं। तो अगर ये k है तो ज़रा सा ऊपर अगर हम जाएं, हमने जहाँ से अजम्पशन स्टार्ट की थी हमने कि 2 रेज पावर m1 माइनस m2, यही इसी स्टेज पे हमने m1 इक्वल टू m2 ले लिया था। तो अब चलिए इसी स्टेज से हम पिक करेंगे कि m1 m2 के बराबर नहीं है, तो 2 रेज टू पावर k हो जाएगा। अगर बराबर नहीं तो समथिंग k आएगा। ये 2 रेज पावर k 2n1+1 इक्वल टू 2n2+1 आ जाएगा। अब ज़रा सोचिए आप, 2 की पावर कुछ भी इंटीजर पावर हो तो ये एक इवन नंबर आएगा। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की कुछ भी पावर होगी तो 2 से डिविजिबल होगी और ये आपका इवन फैक्टर है। और आपको ये भी पता है कि किसी भी इंटीजर n1 के लिए 2n1+1 2 टाइम मल्टीपल करके 1 अगर आप ऐड कर देते हैं, अगर आप 2 टाइम मल्टीपल करके 1 ऐड कर देते हैं तो ये ऑड नंबर आएगा। ठीक है, एक ऑड नंबर है एक इवन नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा। क्योंकि इस पूरे में 2 का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है तो वो 2 से डिविजिबल पूरे को करवा देगा, यानी कि लेफ्ट साइड में इवन नंबर है और राइट साइड में 2n2+1, n2 को इंटीजर है, तो किसी भी इंटीजर का 2 टाइम करके 1 ऐड करेंगे तो आप इवन से आगे बढ़ जाएंगे, यानी ऑड नंबर पे बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 × 5+1 करा तो ये 11 आएगा, ऑड इंटीजर, ये आपको जनरल पता होगा। तो LHS में इवन नंबर और RHS में ऑड नंबर आ रहा है तब जबकि आपने ये गलती की कि m1 m2 को बराबर नहीं लिया। तो इसका ये सेंस हुआ कि ये केस पॉसिबल ही नहीं है लॉजिकली। m1 m2 को अगर आप इक्वल नहीं लेंगे तो इस केस की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि ये मैथमेटिकल रूल्स को वायलेट करेगा। लेफ्ट में आपका इवन आ रहा है, राइट में ऑड आ रहा है। ठीक,
तो M1 M2 को बराबर लेने वाला ही केस लॉजिकली वैलिड है। और जब आपने M1 M2 को बराबर लिया तो N1 भी N2 के बराबर आ गया और ऑर्डर्ड पेयर बराबर आ गए, जबकि उनकी इमेजेस बराबर लेके आप चले थे। तो आपके 1-1 फंक्शन की डेफिनेशन से आपके CSIR ने जो ये क्वेश्चन पूछा है इसमें f आपका फंक्शन 1-1 हो गया। अब हमें बात केवल सर्जेक्शन की करनी है। सो इट्स नॉट पॉसिबल दैट M1 इज नॉट इक्वल टू M2, ये केस लॉजिकली वैलिड नहीं है। तो फाइनली f इज 1-1। अब ऑन टू की बात करें तो ऑन टू में हमको पता था कि अगर f a से b पे कोई फंक्शन है तो b के फॉर एवरी y इन को डोमेन देयर मस्ट एग्जिस्ट सम x इन डोमेन सच दैट fx इक्वल टू y। ये सर्जेक्शन की डेफिनेशन थी जो मैंने ऊपर आपको रिकॉल करी। मतलब कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज ए में एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब जरा ध्यान से देखिए जो फंक्शन आपको दिया गया था ना, जरा ध्यान से देखिए जो फंक्शन आपको दिया गया था एफ एम कॉमा एन, जहाँ पे एम आपका ये डोमेन मैं लिख दे रहा हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि ऑल इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0 क्रॉस जेड से आपका जेड पे डिफाइन करा गया था और बोला गया था 2 रेज टू द पावर m डॉट 2n+1 ऐसे डिफाइन करा गया था। ठीक है, आपका कोडोमेन सेट वहाँ पे इंटीजर्स का था और इंटीजर्स में प्लस माइनस 0 सब कुछ होते हैं। ज़रा ध्यान से देखिए कि ये जो रूल डिफाइन किया गया है कोडोमेन के 0 एलिमेंट के लिए, इंटीजर में 0 आता है, कोडोमेन में 0 होगा, तो 0 के लिए डोमेन में क्या प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, mn का कोई ऑर्डर्ड पेयर क्या मिल रहा है डोमेन में जो आपको 0 आउटपुट दे सके। तो कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं अगर ऐसा है, अगर 0 देखिए ऑल्सो देयर एग्जिस्ट 0 इन जेड, यानी कि कोडोमेन में 0 एलिमेंट है, लेकिन फॉर विच देयर डज नॉट एग्जिस्ट ऑन ऑर्डर्ड पेयर mn, मतलब उसकी प्री इमेज कोई डोमेन में कार्टेशियन प्रोडक्ट एज ए डोमेन यहाँ सर्व कर रहा है, तो डोमेन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 रेज टू द पावर m डॉट 2n+1 जो आउटपुट की प्रोसेसिंग का रूल है ये कभी भी 0 वैल्यू नहीं देगा। ये 0 वैल्यू क्यों नहीं देगा? इसके 0 होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, या तो पहला फैक्टर 0 हो, या तो दूसरा 0 हो, या तो दोनों 0 हो। तो अगर दूसरा फैक्टर 2n+1 0 होता है तो n की वैल्यू आएगी -1/2। और आपको पता है n कहाँ से आ रहा है, इंटीजर से। इंटीजर फ्रैक्शन के फॉर्मेट में आप ले नहीं सकते, तो यानी 2n+1 का जो फैक्टर है ये तो 0 होने से रहा। दूसरा जो 2 रेज टू द पावर m है, 2 रेज टू द पावर m है, ये भी कभी 0 नहीं होगा जबकि m एक इंटीजर है। किसी भी इंटीजर वैल्यू के लिए 2 रेज टू द पावर m 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब ये फैक्टर भी 0 नहीं होने वाला है और ये भी 0 नहीं होने वाला है, तो इनका प्रोडक्ट तो कभी 0 जाएगा नहीं। ठीक, तो कोडोमेन के एलिमेंट 0 के लिए, कोडोमेन में आपका इंटीजर्स का सेट था यानी कि 0 वहाँ पे है, डोमेन का कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा नहीं हो रहा है कि जो कोडोमेन यानी आउटपुट में 0 दे सके, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। अभी आपका रिजल्ट क्या आया इस पूरे मेमोरी और लॉजिक बॉक्स को सर्व करने के बाद, कि आपका f जो फंक्शन दिया गया है वो 1-1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। अब चलिए पूरा तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई, ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं कि कौन ऑप्शन आपसे बोल रहा है कि आपका फंक्शन 1-1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। देखिए पहले में बोला है कि ऑन टू है, ये बात सीधी सीधी गलत है। 0 कोडोमेन का एलिमेंट था लेकिन उसके लिए कोई mn ऑर्डर्ड पेयर मिले ही नहीं। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है 1-1 है बट नॉट ऑन टू, ये सही है। हमने यही तो ढूंढा कि ऑन टू नहीं है भैया, क्योंकि 0 कोडोमेन का एलिमेंट है उसके लिए कोई डोमेन में ऑर्डर्ड पेयर मिल नहीं रहा है। लेकिन 1-1 था, हमने m1 m2 इक्वल लेके देखा और m1 जब m2 बराबर नहीं था तो लॉजिकली वैलिड ही वो केस नहीं था। तीसरा चौथा देखने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे भी बोल रहा है बोथ 1-1 ऑन टू, जबकि ऑन टू नहीं है। चौथे में नाइदर बोल रहा है 1-1 है। और MCQ पैटर्न में अगर आप लॉजिकली एक ऑप्शन ट्रू कर लेते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है बाकी 3 देखने का, बशर्ते उस ऑप्शन पे आप फिर्मली बिलीव कर सकें, ऐसा आपका प्रोसेस हो। तो चलिए आज की प्रॉब्लम यही सॉल्व होती है। अपने नेक्स्ट सेशन में चलते हैं हम लर्निंग ऑफ द टॉक में, और उसमें वो दोनों स्टार्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए रिवाइज कर देते हैं। अब ये टॉक का एकदम लास्ट सेशन है जिसमें हम बात करेंगे लर्निंग ऑफ द टॉक की। प्रॉब्लम हम सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हम सॉल्व कर लें, इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि उस पूरे प्रॉब्लम में क्या ऐसी कोर इन्फॉर्मेशन थी, मेमोरी का क्या पार्ट था जो आपको याद होता तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते। 2 डेफिनेशंस थी, चलिए उनको रिकॉल कर लेते हैं। तो आज के पूरे प्रॉब्लम में आपसे 1-1 ऑन टू की बात होनी थी, और अगर आपको डेफिनेशन ही इसकी ना पता होती तो बाय द वे आप सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, तो चलिए मैं डेफिनेशंस को रिकॉल कर देता हूँ जो आज के प्रॉब्लम की लर्निंग है। आपने सीखा यही है, बाकी प्रॉब्लम तो बदलते रहेंगे, रिपीट कभी नहीं करेगा CSIR। तो
केवल ये कोर इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल है। पहली इन्फॉर्मेशन की 1-1 यानी कि इंजेक्शन की क्या डेफिनेशन होती है। कोई भी फंक्शन डोमेन ए से कोडोमेन बी सेट पे डिफाइन है, ये 1-1 यानी कि इंजेक्टिव बोला जाएगा इफ़ फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू ए, यानी कि डोमेन के किसी भी रेंडमली सेलेक्टेड दो एलिमेंट्स के लिए इफ़ f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, यानी कि अगर इमेजेज उनकी बराबर हैं तो एलिमेंट्स भी बराबर होने चाहिए। अगर ऐसा हो पाता है तो वो फंक्शन आपका 1-1 हो जाएगा, इंजेक्शन कहलाता है, इंजेक्टिव हो जाएगा वो फंक्शन। जल्दी से ऑन टू यानी कि सर्जेक्टिव भी डिफाइन कर देते हैं। कोई भी फंक्शन डोमेन सेट ए से कोडोमेन सेट बी पे डिफाइंड है सच दैट y इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई आपका रिप्रेजेंटेटिव है बी यानी कि कोडोमेन सेट का, एफ एक्स आपका वो रूल है जिससे आप प्रोसेस कर रहे हैं। ये ऑन टू बोल दिया जाएगा फंक्शन, यानी सर्जेक्टिव बोल दिया जाएगा अगर फॉर एवरी y1 इन बी देयर एग्जिस्ट x1 इन ए सच दैट f ऑफ x1 इक्वल्स टू y1। सरल भाषा में कहें तो कोई भी फंक्शन f आपका ऑन टू यानी सर्जेक्टिव फंक्शन होगा अगर कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन में उसकी एक प्री इमेज एग्जिस्ट करे तो आपका वो फंक्शन ऑन टू सर्जेक्टिव बोल दिया जाता है। कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं 1-1 ऑन टू की, वो मैं यहाँ नहीं आपको बता रहा क्योंकि इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए केवल इतनी ही प्रॉपर्टीज़ ज़रूरी थी। जब कभी भी और ज़रूरी होंगी तो आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। ओके देन, बाय।